हेलो माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि लास्ट पार्ट में मैंने लास्ट में और स्टार्टिंग में भी बताया था, ये टॉक्सिक स्टोरी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसे ज़्यादा टॉक्सिक ना बनाऊँ, बट फिर भी मैं पहले ही आगाह कर रही हूँ आप लोगों को, ये फुल टू टॉक्सिक टॉर्चरेबल स्टोरी होने वाली है। बीच बीच में हॉट सीन, रोमांटिक सीन्स, लवी डबी सीन्स सभी आएंगे। इमोशन के उतार चढ़ाव भी आप सभी को देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा हर्ट होता है, वापस से मैं बता रही हूँ, वो लोग अपने हर्ट को पहले से ही डब्बे में बंद कर दो एंड देन तब सुनना, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि कोई बहुत ज़्यादा हर्ट फील करे। और दूसरी बात, आज रिया का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे डियर रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे पूरा तुम्हारा नाम तो नहीं पता है, बट जैसा कि तुमने कल कहा था कि कल मेरा बर्थडे है, तो सभी लोग रिया और आगे कुछ नंबर्स वगैरह लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग रिया को बर्थडे बेस कर देना, ओके ना। जितने भी लोग अगर कमेंट करोगे वो नीचे सबको हैप्पी बर्थडे रिया बेस कर देना, वो खुश हो जाएगी। उसने मुझसे कहा था वन शॉट एक लेकर के आने के लिए, या फिर कोई टॉक्सिक स्टोरी। तो कल जो मैंने वन शॉट डाला था वो भी टॉक्सिक है। अभी सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर अगले पार्ट में मैं दिखा दूंगी डाक लांगवांग जी को, ठीक है ना। और ये तो ऑलरेडी टॉक्सिक चल ही रही है, तो ये दोनों स्टोरी तुम्हारे नाम, ठीक है ना। वैसे मुझे कल ही बताती तो मैं उसे आज पोस्ट करती, बट कल क्रिसमस था ना, इसी वजह से मैंने उस वन शॉट को पोस्ट किया था। कोई ना, 1 मिनट का मैं ऑलरेडी आप लोग का टाइम ले चुकी हूँ। मेरी बकवास को सुनने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ माई सब लवली सब्सक्राइबर्स एंड आई लव यू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट एफएम में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग था वो टेरेस के रेलिंग पे चढ़ा हुआ था और वो सुसाइड करने के लिए जा रहा था। वो अभी इतना बुरा शॉकिंग स्टेज से गुजर रहा है, इतना ज़्यादा ट्रॉमा में है वो, कि वो अब जीना नहीं चाहता है, वो मर जाना चाहता है। उसकी अंदर आत्मा अब उसका साथ छोड़ रही थी। वो नहीं चाहता था कि कुछ भी वो, क्योंकि उसने अपना वर्चस्व खो दिया, अपनी वर्जिनिटी खो दी, अपनी गरिमा खो दी, अपनी जो इग्निटी थी वो खो दिया। वो सभी चीज़ खोने के बावजूद भी आखिरकार हासिल क्या हुआ उसे? हासिल हुआ तो बस पेन, सफरिंग, दर्द, निराशा, हताशा और कभी ना भुलाने वाला पेन। क्योंकि एक तो उसने अपना वर्जिनिटी खोया, ऊपर से वो मार्क्ड ओमेगा बन चुका है, ऊपर से उसकी माँ उसके पास नहीं है। वो अब जीना नहीं चाहता। वो इन सभी ख्यालों में खोया हुआ उस रेलिंग पे चढ़ा। जैसे ही कूदने वाला था, वैसे ही वांगजी आकर के उसे बचा लेता है। बट बाद में जब वो उस पर गुस्सा कर रहा था, तो साथ में वो अपने एग्रेसिव फेरोमोन्स को वो बहुत ज़्यादा रिलीज करता जा रहा था। आसपास जितने ज़्यादा बॉडीगार्ड थे, जो कि ऑलरेडी पहले से ही हैबिचुअल थे, वांगजी के साथ वॉक करना कोई आसान काम नहीं है। वो लोगों से इंटरेक्ट होने से बचता है, क्योंकि उसे अजीब लगता है जब भी कोई उसे टच करता है तो वो अपने हाथ को बार बार धोता है, बार बार साफ़ करता है, एक ओसीडी की तरह, जिसमें साइको लोग करते हैं ना। ये एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक मन का वहम और भ्रम होता है, जिसमें लोग किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें इनहाइजेनिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसी तरह की प्रॉब्लम्स वांगजी के साथ भी है। और जब से उसने विंग के साथ में नाइट स्पेंड किया है, तब से उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसका कोई मेट हो, और कभी नहीं चाहता था कि वो किसी के साथ भी फिजिकल इंटीमेसी में आए। वो पूरी लाइफ सिंगल, अकेले गुजारना और उसी में खुश रहना वो जानता था। बट एक रात ने कई लोगों की ज़िंदगियाँ एक साथ तबाह कर दी थी। इसी वजह से वो खुद पे गुस्सा था और वो विंग को बहुत बहुत डांट रहा था, जो कि विंग अभी उसका जस्ट मार्केट ओमेगा है, और उसके फेरोमोन्स को वो अभी भी झेल नहीं सकता है, क्योंकि उनके बीच में ऐसा कोई प्रेम संबंध बना नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है उन दोनों के बीच में जो कि उन दोनों के रिश्तों को क्लैरिफाई कर सके, किसी को वो समझा सके या बता सके। ये जब भी उसके अंदर इनहेल किया जाता है, वो उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और वो फोर्स पे धड़ाम से गिर के बेहोश हो जाते हैं। ये देख करके वांगजी कहता है, डिस्कस्टिंग, अब ये होना भी बचा था क्या। उसके बाद वो अपने एक गार्ड को कहता है, तुम इधर आओ।
वो गार्ड अपनी बॉस की बात सुन कर के उसके पास जाता है और कहता है यस बॉस। तो लान वांगजी कहता है इसे उठा करके नीचे वार्ड में शिफ्ट करो और डॉक्टर को बोलो चेकअप करने के लिए। वो बॉडीगार्ड जैसे ही विंग को गोद में उठाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पता नहीं क्या वो कहता है ठहरो। इतना बोल करके उसकी उस कोल्ड वॉइस को सुन करके वो बॉडीगार्ड भी अपनी जगह पे जम गया था और 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है मूव। इतना सुनना था कि वो बॉडीगार्ड वहाँ से हट जाता है। फिर वो जल्दी से विंग के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा करके नीचे आकर के जिस वार्ड में था वो वहाँ पे लिटा देता है। जैसे ही इतने सारे बॉडीगार्ड अंदर आते हैं और जो कि नियो हिसांग ऑलरेडी अपने हाथ के ऊपर अपने मुंडी को टिका करके वो सो रहा था, जैसे ही इतने सारे लोगों की आने की आहट उसे सुनाई देती है, वो हड़बड़ा करके उठ के बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। गोद में लान वांगजी विंग को लिए हुए था और ला करके वो बेड पे आराम से जेंटली प्लेस कर देता है। उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। एक बॉडीगार्ड भाग कर के जाता है और डॉक्टर को लेकर के आता है। उसके बाद लान वांगजी उस डॉक्टर से कहता है इसका चेकअप करो, देखो ये बेहोश हो गया है, कैसे हुआ मुझे नहीं पता। जो कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। डॉक्टर भी एक अल्फ़ा था, इसी वजह से वो समझ गया और कहता है सर आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स हैं आसपास में और आपकी ये एग्रेसिव ये डोमिनेटिंग फेरोमोन्स सभी के लिए घातक साबित हो सकता है। प्लीज़ सर आप अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल में कीजिए। लान वांगजी जो कि ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था किसी की बात सुनना, क्योंकि वो वापस से विंग को और भी ज़्यादा डांट लगाना चाहता था। वो बहुत गुस्सा था खुद से और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वो विंग के ऊपर निकालना चाहता था। बट फिर भी डॉक्टर की बात सुन करके वो अपने कमर पे हाथ लेता है और एक डीप ब्रेथ इनहेल करने के बाद खुद को वो बस जैसे तैसे करके शांत कराने का कोशिश करने लगता है। पर उसकी ये कोशिश भी बार बार नाकाम हो रही थी। उसे वापस से अजीब सा फीलिंग होने लगता है, क्योंकि न चाहते हुए भी विंग और लान वांगजी एक मेटेड पार्टनर बन चुके हैं। ओमेगा बोल रही है। और जो कि विंग अभी भी बेहोश था और उसके इमोशन अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, जिस वजह से उसका असर तो लान वांगजी के ऊपर भी हो रहा था। वो जल्दी से बाहर आता है और अपने कोट को उतार करके एक बॉडीगार्ड को देते हुए कहता है जाओ और मेरे लिए दूसरा कोट लेकर के आओ, मुझे अभी ये नहीं पहनना और इसे डस्टबिन में फेंक दो। इतना बोलने के साथ लान वांगजी हॉस्पिटल के ही वॉशरूम में जाता है। वहाँ जाने के बाद अपने शर्ट्स को लीज को खोल करके हाफ तक मोड़ता है एंड देन दोनों हाथ को वो वॉश करना शुरू करता है। 5 मिनट तक लगातार वो अपने दोनों हैंड को धोने के बाद कहता है सेट 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 और एक लात मारता है वो नीचे दीवार को, जो रहता है ना बंद, उसको मारने के बाद वो कहता है नो, मैं इस ओमेगा से फिर कभी नहीं मिलने वाला है। ही जस्ट लाइक डिस्गस्टिंग बॉयज, आई हेट दिस, आई हेट देम, आई हेट ऑल ऑफ। इतना बोल करके वो वहाँ से निकलता है और सीधे दंदनाते हुए बाहर आ जाता है अपनी कार के पास। कार के पास आने के बाद वापस से टायर के ऊपर 3-4 घूंसे बरसाने के बाद एक हाथ मारता है ऊपर, बैंग, और उसके बाद कहता है डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग, आई हेट दिस पीपल जो मेरी फ़ायदा उठाते हैं, आई हेट ऑल ऑफ, आई हेट दिस। इतना गुस्सा करने के बाद वो सीधे कार को ओपन करके अंदर जाके बैठ जाता है, जो कि अभी भी वो काम डाउन नहीं हो रहा था। वहीं सेक्रेटरी क्रिस, उसकी हालत तो बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि जहां उसे काम डाउन होना चाहिए था वो और ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा था और उसकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी क्योंकि वो समझ पा रहा था एक तो उसकी अग्रेसिव होते फेरोमोन्स जो कि उस कार में उन दोनों को जान से मारने के लिए काफ़ी थे, वहीं इनका बेवजह गुस्सा करना क्रिस की समझ के बाहर था। वो नहीं समझ पा रहा था कि नेक्स्ट उसके साथ क्या होगा। जैसे ही वो बॉडीगार्ड दूसरा सूट लेकर के आता है, वो सूट लेकर के जल्दी से अंदर जाता है और कहता है बॉस ये आपका सूट। लान वांगजी अपनी टाका नाइज के साथ में क्रिस को घूरते हुए कहता है अब आए हो लेकर के जल्दी से ऑफिस चलो। इतना बोल करके वो कोट को अपने ऊपर रख लेता है, वो पहनता नहीं है और वो अपने
ठुड्डी के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कुछ सोचने में लगा हुआ था और कहता है, मैं तुमसे बाद में निपटता हूँ। इतना सोच करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर न्यू हेसंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। आखिर ये क्या था, अभी जस्ट क्या हुआ, विंग कहाँ गया था जो उसे लेकर के लाया गया है यहाँ पे? क्या विंग भाग गया था? क्योंकि न्यू हेसंग सो रहा था तो उसे आइडिया नहीं है कि विंग ने अभी जस्ट क्या किया है। वो वापस से अपने गोगो को कॉल लगाने वाला होता है, बट फिर कहता है, नहीं, मैं पहले विंग से पूछता हूँ, उसके बाद मैं बाद में गोगो को बता दूंगा। इतना बोलने के साथ ही वो वहाँ पे बैठ जाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद जाते कहते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, नॉर्मल है और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये थोड़े से स्ट्रेस है, इसी वजह से इनका पूरा ध्यान रखिए, वरना इनके साथ कुछ भी हो सकता है। ओके मिस्टर। इतना बोल करके वो डॉक्टर वहाँ से निकल जाता है। उस डॉक्टर के जाने के बाद न्यू हेसंग थोड़ा सा घबराया हुआ तो लग रहा था, क्योंकि ये अजीब था, ऑकवर्ड था, बिकॉज विंग बिना कुछ बोले कब बाहर चला गया उसे पता कैसे नहीं चला। अगर कुछ बुरा हो जाता तो वो सोच रहा था, पर बुरा तो ऑलरेडी विंग के साथ हो चुका है। वो नहीं जानता कि उसने किस मुसीबत को गले लगाया है। ना उस मुसीबत को वो गले लगा सकता है, ना निगल सकता है, ना उगल सकता है। वो ना चाहते हुए भी अब उस मुसीबत के साथ उसे सफ़र करना होगा, जब तक कि सभी चीज़ें उसके लिए हैबिचुअल नहीं हो जाती है। और क्या पता ये हैबिचुअल होगी या बद से बदतर होती जाएगी, उसे तो आइडिया ही नहीं है। न्यू हेसंग ये सभी सोच रहा था। और अब 2 घंटे बाद जब विंग बेहोश हुआ था ना, जब उसे होश आता है और वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वापस से वो उस हॉस्पिटल बेड पे पड़ा हुआ है। सभी ओर नज़रें दौड़ा लेने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ओह, मैं वापस से अपने ही वार्ड में हूँ। फिर वो अपने बगल में न्यू हेसंग को देखता है, जो दोनों हाथों को ऐसे मोड़े और उसी हाथ के ऊपर अपना सर को रखे हुए वो विंग के बगल में ही बैठा वापस से सो रहा था, क्योंकि वहाँ करने के लिए उसे कुछ नहीं था और वो बोर्डम फील कर रहा था, तो वापस से सो गया था। विंग वापस से उठ के बैठना चाहता था, बट इस बार उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। उसे अजीब सा वीकनेस फील हो रहा था। वो धीरे से कहता है, नीये नीये नीये। 3 बार बोलने के बाद भी जब न्यू हेसंग नहीं उठता है तो वो धीरे धीरे करके उठने का ट्राई करते हुए थोड़ा सा उठता है और बगल के साइड मुड़ते हुए वो जैसे ही ग्लास लेने वाला होता है, वो ग्लास हाथ से छूट जाती, हाथ से लग करके नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है। ग्लास टूटने की आहट से न्यू हेसंग की नींद खुलती है और वो हड़बड़ाते हुए उठता है और पूछता है, वेगा, आप ठीक है ना? क्या हुआ? और वो उस तरफ आकर के देखता है तो देखता है जहाँ ग्लास टूटा हुआ था। मैं यहाँ क्लियर कर दो, विंग उसका दोस्त भी, न्यू हेसंग विंग का दोस्त भी है और थोड़ा छोटा है तो वो कभी कभी गगा भी बोल लेता है। जब मुंह में जो आया तभी वो बोल देता है। तो वो उस तरफ आकर के जब देखता है कि ग्लास टूटा हुआ है, उसे वो थोड़ा पैनिक होते हुए कहता है, आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं ना? दिखाइए मुझे, अपना हाथ दिखाइए। फिर वो विंग के हाथों को लेके चेकआउट करने लगता है। वो जब तसल्ली हो जाती है उसे कि नहीं, इसके हाथों में कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो उसे जेंटली थोड़ा सा ऊपर की साइड बैठाते हुए कहता है, आपको पानी चाहिए? विंग हाँ में सर हिला देता है। फिर वो जल्दी से बाहर जा कर के दूसरा ग्लास लेके आता है और उसे देते हुए कहता है, ये लीजिए पानी। विंग पानी पी लेता है और कहता है, वो कहाँ है निया? विंग की ऐसी बातें सुन करके न्यू हेसंग कहता है, कौन गगा? तो विंग कहता है, वो कहाँ है? वापस से न्यू हेसंग को समझ में नहीं आता तो वो कहता है, कौन गगा, और आप किसकी बात कर रहे हैं? तो विंग कहता है, मेरा अल्फा। वो कहाँ है निये? ऐसा सुनना था कि न्यू हेसंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है शौक के मारे और वो अपने ही जगह पे फ्रेजाइल 2 कदम पीछे होते हुए कहता है, अल्फा? वो आपका अल्फा है? आप जानते हैं उसे? वो कौन है गगा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ये आपने क्या किया गगा? आपको ये नहीं करना चाहिए था।
आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो बहुत बुरा है। वो- मैं क्या क्या मैं, हाँ, गगा गगा को मैं फ़ोन करता हूँ। विंग कहता है, निये प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ, यहाँ आओ, प्लीज़ यहाँ आओ। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मेरे पास आके बैठो। निये चांग अपनी कपकपाती हुई बॉडी को लेकर के विंग के पास जाके बैठता है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए वापस से कहता है, मैं गगा को बोलता हूँ ना, आपने ये क्या किया, आपने ये क्यों किया? आपको हम लोग को बताना चाहिए था ना। आप उस वो ये विंग कहता है, प्लीज़ निये शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ठीक होने के बाद तुम्हें सभी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना? मुझसे वादा करो कि तुम किसी को ये बात नहीं बताओगे कि वो मेरा अल्फा है। न्यूसेंग कहता है, बट क्यों गगा, मैं क्यों नहीं बताऊं? वो आपका अल्फा है। कब, कैसे ये सिनेरियो बन गया? वो कैसे आपका अल्फा हो सकता है? वो बहुत दुष्ट है, वो बहुत रूड है, वो बहुत बुरा है। क्यों वही आपका अल्फा क्यों बनना था? नहीं, आपने जीते जी अपने मौत को गले लगाया है। वो आपको छोड़ेगा भी नहीं और कहीं जाने भी नहीं देगा, और आपको बहुत सताएगा वो गग्गा। क्यों किया आपने, क्यों? विंग कहता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था निया। मैं क्या करता? मुझे अपनी माँ को बचाना था। मेरी माँ वो भी नहीं रही निये। मैंने भी अपना वर्चस्व खो दिया निये। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और कोई लोग सफ़र करे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता निये। मेरी मदद करो। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बहुत दूर, इतना दूर कि जहाँ लोग मुझे ढूंढ ना सके, किसी को मेरा पता ठिकाना ना मिले। निये कहता है, गगा आप अभी नहीं जा सकते हैं। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग लास्ट ईयर में है ना, बस 6 महीने के बाद आपकी और हमारी दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे बाहर। तब तक आपको यहीं रहना होगा गगा। मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका दोस्त बनने के लायक ही नहीं हूँ, मैं दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। I'm sorry। मैं चूक गया, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चूक गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी डोर पे नॉक होता है और दोनों डोर की ओर देखने लगते हैं, जहाँ सिचेंग और वेंचिंग दोनों खड़ी थी। वो दोनों लगभग 2 मिनट से वहाँ खड़े थे और उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। जब वो दोनों आउट ऑफ सेंटिमेंटल से भर रहे थे तो उन्होंने डोर पे नॉक करना बेहतर समझा, क्योंकि अभी जिस स्टेज में विंग है उसे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं थी, और ये बात वेंचिंग अच्छे से जानती थी। वो उसके पास आती है और पूछती है, विंग आन्यंग तुम कैसे हो? तो विंग कहता है, सीजिए मैं कैसा हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सीजिए। और इतना बोल करके वो अपना सर झुका लेता है। सीचिंग जो था वो उसके पास आता है और बगल में बेड पे बैठते हुए कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं शर्मिंदा हूँ, अपने भाई की तरफ से मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहता है, नहीं सर, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए ना सीजिए। इनसे कहिए कि इन्हें गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है सीजिए, क्योंकि मैंने खुद कहा था कि मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ और कोई भी नहीं। उस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत थी और जो कुछ भी होना था उसे मैंने स्वीकार किया है। मैं तैयार हूँ। इतना सुना था कि वेंचिंग अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने सर को नीचे
कर लेती है और नीचे की ओर देखने लगती है और उसी पोस्चर में बैठे हुए आनियांग, अपनी सीजिए को माफ़ कर दो प्लीज़। तुम्हारी सीजिए ने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी आनियांग, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें जाने दूंगी और तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दो आनियांग। विंग जो कि उठ के बैठने का ट्राई कर रहा था तो सीचन उसे उठ के आराम से बैठाते हैं। उसके बाद विंग कहता है, सीजिए आप ही ने कहा था ना एक बार कि हर चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं होता है। हम जो चाहते हैं वो हमारे पास कभी आता ही नहीं है और हमारी खुशियाँ एक पल में कब गम में तब्दील हो जाता है हम कह नहीं सकते। डज़ नॉट मैटर वॉट, जो कुछ भी मेरे और इनके भाई के बीच हुआ, डज़ नॉट मैटर वॉट, उस रात को हम अब चेंज नहीं कर सकते। डज़ नॉट मैटर वॉट सीजिए कि मेरी सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा क्रिटिकल क्यों ना हो, मैंने बस खो दिया। मैंने अपना प्रीसियस चीज़, अपनी जीवन की सबसे कीमती चीज़ को खो दिया है सीजिए। आप किसी के माफ़ी मांगने से या कुछ कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ, मैं खुद इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ भी मेरे साथ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फॉर मेरी होगी और ये बात मैंने उससे भी कहा है। इतना सुनना था कि वेंचिंग और सीचेन दोनों आंखें फाड़े विंग को देखने लगते हैं और सीचेन वापस से कहता है, क्या उसने तुम्हें हर्ट किया? मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने भाई की तरफ से। वो नफ़रत करता है हर एक उस चीज़ से जहाँ उसे प्यार, भावनाएं, फीलिंग होती है, क्योंकि मेरे डैड ने मेरी माँ को बहुत ह्यूमिलिएट किया था और वो हर चीज़ अपनी आंखों से देखता था। इसी वजह से वो नफ़रत करता है रिश्ते से। वो कभी भी बिलीव नहीं करता। उसे बस यही लगता है कि लोग जब लाइफ में आते हैं तो बस हर्ट देते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। वो कभी भी इन रिश्तों को नहीं समझ सकता और मैंने तुम्हें नर्क में डाल दिया। मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपना गग्गा समझ के माफ़ कर दो विंग, प्लीज़। इतना बोल करके वो विंग से बेग कर रहा होता है। अब विंग को थोड़ा अजीब लगता है तो वो कहता है, प्लीज़ सर, प्लीज़, आपने उल्टा मेरी हेल्प की है। अगर क्या होता, मेरी माँ सुसाइड नहीं करती तो मेरी माँ आज मेरे साथ होती ना। मेरी माँ ने ही हिम्मत हार दिया था सर, आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ अब आप मुझे और शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसा मैंने ये कदम उठा करके सच में कोई बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अब खुद पे तो वेंचिंग अपनी जगह से उठते हुए कहती है, विंग को जल्दी से हग कर लेती है और कहती है, आनियांग, ऐसा मत करना, ऐसा मत कहना तुम। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। मुझे लगा शायद वो कहीं दवाई के डोज के बाद भी अगर वो जाग गया तो हम सब क्या करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गया था। मैंने देखा था जब मैंने तुम्हें उसकी कैद से आज़ाद करा के बाहर लाया था। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और वो लग रहा था कि इस वक्त हम दोनों का वो खून कर देगा। मैं बहुत डर गई थी। मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था पर मैं उसे भी नहीं छोड़ सकती थी इस हालत में। मुझे माफ़ कर दो आनिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो विंग कहता है, सीजिए, आपने मुझे रास्ता दिया है। अगर आप नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता और मैं कभी अपनी माँ के लिए इतना पैसा ला ही नहीं पाता। मैंने कहा ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वेंची कहती है, विंग तुम ज़्यादा बातें मत करो प्लीज़। और वो वापस से पानी भरा हुआ ग्लास जो कि उसने थोड़ा सा ही पिया हुआ था, 2 घूंट लिया था उसने, वापस से उसे पिलाते हुए कहती है, आनिया प्लीज़ तुम चिंता मत करो, हम सब है तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है, शुक्रिया सीजिए, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। और ऐसा बोल करके वो एक फेक सी स्माइल अपीयर करता है ताकि वो लोग भी रिलैक्स हो जाए।
थोड़ी देर वैसे ही वो दोनों बातें करते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। फिर अनयांग उससे वेंचिंग उससे पूछती है, अनयांग तुम्हारी माँ वो तो विंग कहता है मेरी माँ वो अब आराम से सो रही है, अब उन्हें मेरे लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे वो डांटेंगी नहीं, मेरे कान नहीं खींचेंगी, मुझे कॉलेज जाने के लिए उठाने नहीं आएंगे सीजिए, मुझे 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 कभी ये नहीं कहेंगे कि अनयांग तुम ये बुके ले जा कर के वहाँ दे आओ, अनयांग तुम्हें कुरियर करने जाना है बेटा, अनयांग आज मेरा परफॉर्मेंस है, क्या तुम देखने आओगे, तुम्हारी मम्मा सुपर स्टार है अनयांग, तुम्हें अपनी मम्मा के जैसा बनना है। अब कोई नहीं है ऐसा कहने के लिए सीजिए, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और मेरा दिल ऐसा बोल करके वो एक लंबी आहें भरता है और कहता है, सीजिए मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि आपने मुझे रास्ता दिया था, अब जो कुछ भी होना है वो मेरे हिस्से में है। इतना बोल करके वो अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू लबालब भर गए थे और वो किसी को नहीं दिखाना चाहता था कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है, उदास है। तभी वेंचिंग उससे कहती है, अनयांग तुम्हें उसने मार्क किया क्या? तो विंग कहता है, हाँ हाँ सीजी, उसने मुझे मार्क कर लिया है। ये सुनना था कि वेंचिंग अपने सीट से उठ जाती है और कहती है, अनयांग मैंने कहा था ना तुमसे, तुम मुझसे बच के रहना ताकि वो तुम्हें। तो विंग वापस से हंसते हुए कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है सीजिए, मैंने बहुत कोशिश की पर वो मेरे पे हावी हो गया था और वो बहुत दर्द में भी था, उसे मुझे बाइट करके अच्छा लग रहा था, मैं देख पा रहा था। उसने जब मुझे बाइट किया और सब करना शुरू किया, उसकी बॉडी चेंज हो रही थी सीजिए। और एक बात, वो मेरा अल्फ़ा है सीजिए। विंग की ऐसी बातें सुन करके सीचेन और वेंचिंग दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या? तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या लगता है आप लोगों को वेंचिंग और सीचेन उन दोनों की हेल्प करेंगे इस डेविल लानवांगजी को विंग के करीब लाने में, या विंग वापस से सच में इन दोनों या सभी लोगों को छोड़ के चला जाएगा? क्या होगा? कैसा लग रहा है आप लोग को ये स्टोरी प्लॉट, मुझे ज़रूर बताइएगा। और वापस से मैं आप लोग को याद दिला दूँ, आज रिया का बर्थडे है, तो ये पार्ट रिया के लिए, क्योंकि उसने बोला था दी आप टॉक्सिक बताओ मुझे टॉक्सिक, तो ये ज़्यादा टॉक्सिक तो नहीं कह सकती पर सेंटिमेंटल एपिसोड ज़रूर है, तो ये तुम्हारे लिए रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर एंजल रिया, ओके ना? हैप्पी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।